नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और हिंदी साहित्य ऑप्शनल की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। यूपीएससी 2023 का पेपर जो मेंस का होने वाला है वो सितंबर में है। तो इसी कड़ी में चलिए आज हम एक प्रश्न डिस्कस करते हैं और ये टिप्पणी वाले प्रश्न में से है। प्रश्न ये है कि सूर की भाषा पर टिप्पणी कीजिए। तो चलिए इसको अब देखते हैं। प्रश्न का उत्तर शुरू करने से पहले कुछ विशेष बात आपको बता दी जाए। सबसे पहली बात यह है कि जब भी आपको टिप्पणी वाले प्रश्न लिखने को मिलेंगे तो एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा कि टिप्पणी वाले प्रश्न में आपको टू द पॉइंट लिखना होता है। आपको सिर्फ उतने ही शब्द खर्च करने हैं जितने के आपको नंबर मिलने वाले हैं। अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा लिखने का प्रयास करेंगे तो आपके जो और प्रश्न हैं वो छूट भी सकते हैं। इसलिए इसको एकदम क्रिस्प, आप समझिए क्रिस्प नोट्स जो होते हैं वैसे आपको लिखना है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें कि इस प्रश्न में आपको इंट्रोडक्शन कैसे देना है, तो 2 लाइन से अधिक का आप इंट्रोडक्शन नहीं देंगे। और इंट्रोडक्शन में अगर आप भाषा का प्रयोग कर सकें, मतलब जो प्रश्न पूछा गया है उसका प्रयोग कर सके, उस कीवर्ड का, तो और बेहतर होगा। जैसे ये एक कॉपी है, इसके बारे में हम बात करते हैं। हिंदी साहित्य के वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास अपनी रचनाओं के कारण हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान रखते हैं। इसके साथ ही भाषा से संबंधित भी कुछ बात वो लिख सकते थे, खैर ये भी ठीक है। उसके बाद उन्होंने भाषा नाम की एक हेडिंग दी है और हेडिंग देके इन्होंने लिखा है, सूरदास ने अपनी काव्य भाषा के रूप में ब्रजभाषा को शामिल किया। ब्रजभाषा को एक झटके में लोक बोली से उठाकर अखिल भारतीय काव्य भाषा के रूप में स्थापित करने का श्रेय पूरी तरह से सूरदास को जाता है। अब इसको अगर आप चाहें तो थोड़ा सा शॉर्ट करके 2 लाइन में भी आप लिख सकते थे। कैसे लिख सकते हैं इसको 2 लाइन में? तो आप ऐसे लिखिए कि सूरदास ने ब्रजभाषा को काव्य भाषा के रूप में स्थापित किया, और सूरदास की, बस इतना ही लिखेंगे तब भी हो जाएगा, लिखने की आगे ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर अब हम बात करें कि इनकी जो विशेषताएं हैं भाषा से संबंधित वो क्या हैं। तो पहली विशेषता है भाषाई समन्वय। भाषाई समन्वय का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि यदि आप ब्रजभाषा में रचना कर रहे हैं तो केवल ब्रज के शब्दों का ही प्रयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अन्य भाषाओं जैसे भोजपुरी के शब्द, अवधी के शब्द, इन सब का प्रयोग, पंजाबी के शब्द, इसका भी आप उसमें कहाँ तक समन्वय कर पा रहे हैं, कहाँ तक उसका भी प्रयोग कर पा रहे हैं। तो अगर हम सूर की बात करें तो ये वाले पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि सूर की भाषा ब्रजभाषा होने के बाद भी उन्होंने अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया या समन्वय किया। और उदाहरण के लिए अपन, हमार, तुम्हार, जेहि, तेहि इत्यादि उन्होंने लिख दिया। ठीक है। उसके बाद से सारगर्भित भाषा है। सूरदास ने बिहारी के जैसे ही गागर में सागर भरने का प्रयास किया। आप देखिए, जब भी आप कोई प्रश्न लिख रहे हैं तो उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो आप उस प्रश्न के डिमांड को पूरा कर रहे हैं, दूसरी चीज़ होती है कि आप उस प्रश्न में तुलना कर रहे हैं किसी अन्य रचनाकार के साथ। जैसे यहाँ पर बिहारी के साथ एक बिंदु लिख के तुलना कर दी गई है। जैसे उद्धव के हठपूर्वक योग अपनाने के प्रसंग पर गोपियाँ कहती हैं, उद्धव कोकिल कूजत कानन, तुम हमको उपदेश करत हो भस्म लगावत आनन। उसके अलावा भाषा की चित्रात्मकता। अब ये आपको हेडिंग नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ लिखना है पॉइंट वाइज, आप लिखते चले जाइए। हेडिंग नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। हेडिंग के जगह पे जैसे आप चित्रात्मकता, हेडिंग यहाँ पे दी गई है, आप हेडिंग ना लिख के पूरे पैराग्राफ को लिखिए और चित्रात्मकता जहाँ है वहाँ पे अंडरलाइन कर दीजिए। तो किसी भी काव्य रचना की अमरता उसकी चित्रात्मकता में बसती है। यहाँ पे देखिए, उसके जगह पे उसकी होगा, उसकी चित्रात्मकता में बसती है। सूरदास ने श्री कृष्ण के बाल रूप तथा गोपियों के विरह को अपने शब्द जाल में इतनी मधुरता से पेश किया है कि वे प्रसंग नेत्रों के समक्ष चलते प्रतीत होते हैं। इसको आप शॉर्ट करके लिखिए कि चित्रात्मकता है, और उसके बाद लिख दीजिए कि उद्धव इतनी कहियो जाए, अति कृषगात भई हैं तुम बिन बहुत दुखारी गाय। अब यहाँ चित्रात्मकता कैसे है? चित्रात्मकता है कि जैसे ही ये पद पढ़ा गया, आपके सामने एक कृषगात मतलब दुबली पतली गाय का चित्र उभर के सामने आ गया कि गोपियां भी इस तरह से हो गई होंगी। तो इसको कहते हैं चित्रात्मकता। दूसरी बात है, मुहावरे और प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया है। तो सूरदास ने गोपियों की पीड़ा और कृष्ण बाल लीलाओं में कई लोक प्रचलित मुहावरों का प्रतीकात्मक भाषा में प्रयोग किया। जैसे मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। तो जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे, ये क्या है? ये एक मुहावरेदार भाषा है, और इसका प्रयोग उन्होंने जो किया है वो प्रतीकात्मक रूप से किया है। यहाँ पे वास्तव में कोई पंछी जहाज पे नहीं आ रहा है, बल्कि ये मन से जोड़ते हुए, मन को प्रतीक बनाकर इसको लिखा गया। ठीक है। वक्रता और वाग्विदग्धतापूर्ण भाषा, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है, और इस पर तो प्रश्न भी पूछा गया है। यूपी पीसीएस में पिछले ही साल पूछा गया था, अब तो खैर यूपी पीसीएस से ऑप्शनल हट चुका है। तो वाग्विदग्धतापूर्ण इन भाषाई रूपों का सुंदर चित्रण सूरदास ने गोपियों के द्वारा, देखिए थोड़ा यहाँ पे भाषा की गलती है, इसको आप थोड़ा सुधार करिएगा। ये कॉपी है किसी बच्चे की, उससे मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप इसको सुधार सकते हैं। अब यहाँ पे वक्रता या वाग्विदग्धता, वक्रता का मतलब होता है कि वक्रोक्ति, मतलब व्यंग्य,
और वाग्विदग्धता मतलब ऐसी कुछ बात बोल जाओ कि अगला जल भूल जाए। तो ऊधव मन न भये 10-20 एक हुतोसो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। यह वक्रता। काहे को रोकत मार्ग सूदो सुनहि मधुप निर्गुण कंटकते राजपंथ क्यों रूधो। उसके बाद व्यंग्यात्मक भाषा। आयो घोष बड़ो व्यापारी लाद खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आन उतारी। जब गोपियां कहती हैं उद्धव से कि बहुत बड़ा व्यापारी आया है, ज्ञान और योग जो है, गुण ज्ञान और योग का खेप लेकर आया है ये, और इसको वो ब्रज के मध्य में उतार दिया, मतलब ज्ञान देने आ गया है ये आदमी। रसपूर्ण भाषा है तो अखिया हरि दर्शन को भूखी, ये आप लिख सकते हैं। फिर अलंकार की बात करें तो उपमा पर उपमा और उत्प्रेक्षा पर उत्प्रेक्षा देते हैं। तो काहे को रोकत मारक सुधो। अब ये देखिए अलंकार पे आप थोड़ा सा क्या करेंगे, यहाँ पर इसको समाप्त कर दिया गया है। अब जहाँ अलंकारिक भाषा का प्रयोग होता है तो वहाँ सूर की आलोचना भी होती है कि सूर ने बहुत ही ज़्यादा अलंकारिकता, अतिशय अलंकारिकता का प्रयोग किया है। तो जब आपको टिप्पणी भाषा पर लिखने की आ रही है और आप वहाँ पे अलंकारिक भाषा एक पॉइंट बना रहे हैं, तो केवल आपको उसकी अच्छाई नहीं लिखनी है। सूर के काव्य में, सूर की भाषा में यदि कुछ बुराई है, बुराई कहने का मतलब अगर आपको कुछ खटक रहा है तो आपको वो भी लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हालांकि सूर ने अलंकार के सुंदर प्रयोग भी किए हैं, परंतु कहीं कहीं पर सूर ने अतिशय अलंकारिकता का प्रयोग किया है, जिसके कारण पाठक को वो चीज़ें खटकती हैं। ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर सकते थे। तो इस तरह से टिप्पणी वाले प्रश्न में आज के इस वीडियो में हमने समझा कि कैसे एक आंसर लिखते हैं, और कोशिश रहेगी कि जब तक आपके मेंस हैं समय समय पर ऐसे ही कुछ आंसर्स आपके सामने लाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और नीचे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे आप जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आपको समय समय पर कुछ क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, कुछ मॉडल आंसर्स भी दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।